हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग 12 जून 2026 के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आज के सेट में टोटल 6 टॉपिक्स हैं, जिसमें पहला टॉपिक जो है वो इजराइल से संबंधित है। तो हाल ही में इजराइल ने अपने एक प्रमुख शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की है। इस योजना की घोषणा मुंबई में इजराइल के महावाणिज्य दूत यानिव रेवाच ने की और इस संदर्भ में उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से भी मुलाकात की। इजराइल में प्रस्तावित ये प्रतिमा एक दीर्घकालिक सांस्कृतिक परियोजना के रूप में विकसित की जाएगी, जिसका उद्देश्य इजराइल के नागरिकों और पर्यटकों को छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन, उनके नेतृत्व और ऐतिहासिक योगदान के बारे में जानकारी प्रदान करना है। छत्रपति शिवाजी महाराज कौन थे? तो ये 17वीं शताब्दी के एक महान योद्धा थे, जिन्होंने मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी और इनका राज्याभिषेक 6 जून 1674 को रायगढ़ के किले में किया गया था। तो इनकी प्रतिमा स्थापित की जा रही है इजराइल के एक शहर में। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हरियाणा सरकार से संबंधित है। तो हरियाणा सरकार ने यमुना नदी को प्रदूषण से मुक्त करने के उद्देश्य से चल रही और प्रस्तावित सभी प्रमुख योजनाओं के लिए 31 दिसंबर 2027 की अंतिम समय सीमा निर्धारित की है। मतलब 31 दिसंबर 2027 तक जो भी परियोजनाएं चल रही हैं यमुना नदी को साफ करने के लिए, उसको पूरा किया जाना आवश्यक है। और इस व्यापक कार्य योजना में सीवेज उपचार, औद्योगिक अपशिष्ट प्रबंधन, नालों की निगरानी और नदी पुनर्जीवन से जुड़े जो भी महत्वपूर्ण कदम हैं वो सभी शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2026-27 के अंत तक यमुना में गिरने वाले सभी नालों के जल का वैज्ञानिक उपचार सुनिश्चित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और 3 जून 2026 से यमुना पुनर्जीवन कार्यक्रम को मिशन मोड में शुरू किया गया है। साथ ही वर्ष 2027 तक दिल्ली, हरियाणा और यूपी में कुल नए 59 एसटीपी यानी कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। तो वर्ष 2027 तक दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में कुल नए 59 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किए जाएंगे। यमुना नदी जो है ये गंगा की सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदियों में से एक है और इसकी कुल लंबाई लगभग 1376 किलोमीटर है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो उत्तराखंड में इसका उद्गम है और ये हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश से होकर बहती है। नेक्स्ट टॉपिक प्रधानमंत्री के एक नए रिकॉर्ड से संबंधित है। तो 10 जून 2026 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लगातार निर्वाचित होने वाले प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबे कार्यकाल का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। उन्होंने 4399 दिनों तक लगातार प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए जवाहरलाल नेहरू के 4398 दिनों के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया है और ये रिकॉर्ड आगे बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि अभी भी वो भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो जो दिनों की संख्या है वो ऐड ही होते जा रही है। नरेंद्र मोदी पहली बार 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ लिए थे और तब से लगातार 3 कार्यकाल वो पूरा कर चुके हैं। जवाहरलाल नेहरू जो है वो 13 मई 1952 से 27 मई 1964 तक निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किए थे और अब प्रधानमंत्री 2014 से लेकर अभी 2026 तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। 22 मार्च 2026, इससे पहले जवाहरलाल नेहरू के पहले उन्होंने इंदिरा गांधी का रिकॉर्ड तोड़ा था। तो इस जवाहरलाल नेहरू के बाद सेकंड नंबर पे थी इंदिरा गांधी, जिन्होंने लगातार लंबे समय तक प्रधानमंत्री पद का रिकॉर्ड बनाया था। तो जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ने से पहले वो इंदिरा गांधी का रिकॉर्ड तोड़े थे और अब जवाहरलाल नेहरू का भी रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। और इसके साथ ही 22 मार्च 2026 को उन्होंने एक और उपलब्धि हासिल की थी, जिसके तहत निर्वाचित सरकार के प्रमुख के रूप में कुल 8,931 दिनों तक का कार्यकाल पूरा करने का रिकॉर्ड उन्होंने पूरा किया था।
इसमें उनके प्रधानमंत्री रहने के साथ साथ गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में बिताया गया समय भी शामिल था और इस उपलब्धि को हासिल करने के साथ ही उन्होंने पवन कुमार चामलिंग के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा था। इससे पहले सबसे ज़्यादा निर्वाचित सरकार के प्रमुख के रूप में कार्य करने का रिकॉर्ड पवन कुमार चामलिंग का था, जिसे उन्होंने 22 मार्च 2026 को तोड़ दिया था। और अब प्रधानमंत्री के रूप में सबसे अधिक दिनों तक कार्य करने का रिकॉर्ड प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे। इसके साथ ही इनके नाम पे एक और रिकॉर्ड है कि सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो विभिन्न देशों द्वारा सर्वोच्च सम्मान प्रदान किए जाते हैं, उसका भी रिकॉर्ड प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे ही है। इनके नाम पे सर्वाधिक ऐसे सम्मान प्राप्त करने का रिकॉर्ड बन गया है। मेरे ख्याल से 31 या 32 रिकॉर्ड देशों द्वारा इनको अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक अटल आसरा योजना से संबंधित है। ये गोवा सरकार द्वारा संचालित एक योजना है जो जनजातीय कल्याण विभाग के माध्यम से लागू की जा रही है और इसका उद्देश्य पात्र परिवारों को मकान की मरम्मत, निर्माण तथा पुनर्निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। ये जो योजना है ये मुख्य रूप से अनुसूचित जनजाति परिवारों की आवश्यकताओं को पूरा करने पर केंद्रित है और योजना के अंतर्गत मकानों की मरम्मत के लिए दी जाने वाली सहायता राशि को 1.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए करने का प्रस्ताव रखा गया है। इसके अलावा नए मकान के निर्माण या पुराने मकान के पुनर्निर्माण के लिए मिलने वाली सहायता राशि को 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक करने का प्रस्ताव रखा गया है। गोवा सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में इस योजना के लिए 15 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था और योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को गोवा के अनुसूचित जनजाति समुदाय से होना आवश्यक है, तभी उसको इस योजना का लाभ मिल सकता है। तो अटल आसरा योजना किस राज्य द्वारा चलाई जा रही है? तो गोवा राज्य सरकार द्वारा। नेक्स्ट टॉपिक प्रोजेक्ट गंगा के बारे में है। तो प्रोजेक्ट गंगा उत्तर प्रदेश सरकार का एक पहल है जो उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी और आधुनिक सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य गांवों को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ना और उन्हें डिजिटल अर्थव्यवस्था का सक्रिय हिस्सा बनाना है। इसका फुल फॉर्म क्या है प्रोजेक्ट गंगा का? तो गवर्नमेंट असिस्टेड नेटवर्क फॉर ग्रोथ एंड एडवांसमेंट, ये इसका फुल फॉर्म है। और इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश के ग्रामीण परिवारों को फाइबर आधारित ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना है और इस परियोजना के तहत 20 लाख परिवारों को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। तो कितने परिवारों को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है? 20 लाख परिवारों को। प्रारंभिक चरण में इसको 21 जिलों में लागू किया जाएगा, जिसके बाद इसे राज्य के सभी 57,000 ग्राम पंचायतों और 8,000 न्याय पंचायतों तक विस्तारित किया जाएगा। प्रोजेक्ट गंगा के कार्यान्वयन में हिंदुजा समूह की ब्रॉडबैंड इकाई वन ओटीटी इंटरटेनमेंट लिमिटेड को नॉलेज पार्टनर और इम्प्लीमेंटेशन एनेबलर के रूप में जोड़ा गया है और इस प्रोजेक्ट के तहत इंटरनेट कनेक्टिविटी तो उपलब्ध कराई ही जाएगी, इसके साथ ही डिजिटल शिक्षा, टेलीमेडिसिन, ई गवर्नेंस, ऑनलाइन कौशल प्रशिक्षण और सार्वजनिक वाईफाई, साइबर सुरक्षा, ये सारी जो सुविधाएं हैं, ये सारी सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी। इस प्रोजेक्ट का एक महत्वपूर्ण पहलू जो है वो ये है कि कुल लाभार्थियों में लगभग 50% लाभार्थी जो होंगी वो महिलाएं होंगी। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक देख लेते हैं। तो जलवायु परिवर्तन से निपटने और स्वच्छ ऊर्जा की ओर वैश्विक संक्रमण को तेज करने के उद्देश्य से COP31 की संयुक्त अध्यक्षता कर रहे तुर्की और ऑस्ट्रेलिया ने एक महत्वपूर्ण लक्ष्य प्रस्तावित किया है। 9 जून 2026 को बॉन जलवायु बैठक के दौरान 35x35 नामक इस पहल की घोषणा की गई है और इस प्रस्ताव के अनुसार वर्ष 2035 तक वैश्विक अंतिम ऊर्जा मांग में बिजली की जो हिस्सेदारी है उसको बढ़ाकर 35% करने का लक्ष्य रखा गया है।
वर्तमान में वैश्विक अंतिम ऊर्जा खपत में बिजली की हिस्सेदारी लगभग 20 से 23% के बीच मानी जाती है, जिसको बढ़ाकर 35% तक पहुंचाने की योजना है। ये प्रस्ताव COP31 के एक्शन एजेंडा का हिस्सा है। एक्शन एजेंडा जो होता है, ये संयुक्त राष्ट्र जलवायु प्रक्रिया से जुड़ी ऐसी पहलों का समूह होता है जो बाध्यकारी नहीं होता है, और ये पहल भवनों, परिवहन और उद्योग क्षेत्रों में जीवाश्म ईंधनों की जगह स्वच्छ बिजली के उपयोग को बढ़ावा देने से जुड़ा हुआ है। तो COP31 जो है, इसका आयोजन नवंबर 2026 में किया जाएगा। तुर्की और ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन किया जाएगा, और इसी के पार्ट के रूप में 35x35 नामक इस पहल की घोषणा की गई है, जिसके तहत वर्ष 2035 तक वैश्विक अंतिम ऊर्जा मांग में बिजली की हिस्सेदारी को बढ़ाकर 35% तक करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये लक्ष्य जो है, इसको ध्यान रखिएगा लोग, और वर्ष जरूर ध्यान रखिएगा लोग। 35x35 का मतलब क्या हुआ, ये याद रखिएगा। 2035 तक 35% हिस्सेदारी। तो ये हमारे आज के टॉपिक से हैं। मिलते हैं नेक्स्ट डे। अगर आपको इससे रिलेटेड PDF डाउनलोड करना हो तो आप ओनली BPSC की साइट या ओनली BPSC के ऐप के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।